डिटेक्टिव रॉबर्ट एंड कार्लोस घर की छानबीन कर ही रहे थे कि तभी उन्होंने फोरेंसिक टीम को अंदर आते देखा। वो 4 लोगों की टीम थी जिसे लीड कर रही थी डॉक्टर मे। जब वो लोग एंटर हुए तब उनकी नज़र मेलिसा की लटकी बॉडी पर पड़ी। चारों वहीं रुक गए और बॉडी को ऐसे देख रहे थे जैसे जहन्नुम का मंजर देख रहे हों। रॉबर्ट उनके फेस एक्सप्रेशन से बता सकता था कि ये 4 क्राइम सीन देखकर शॉक्ड हो गए हैं। फोरेंसिक टीम में से कोई एक कहता है कि क्या ये सच में फिश हुक पर लटकी है। फोरेंसिक टीम अपना काम ख़त्म करती है और बॉडी को फोरेंसिक लैब ले जाती है। लगभग 6 घंटे बाद रॉबर्ट को डॉक्टर मे का कॉल आता है। वो कहती है कि मैंने ऑटोप्सी कर ली है और रिपोर्ट तैयार है। रॉबर्ट पूछता है कि क्या कुछ इंटरेस्टिंग मिला। वो कहती है कि हाँ, और तुम्हें इसे एक नज़र देख लेना चाहिए। ये सुनते ही रॉबर्ट और कार्लोस फोरेंसिक लैब के लिए निकलते हैं। फोरेंसिक लैब पहुँचते ही वो डायरेक्ट ऑटोप्सी रूम में जाते हैं। रूम का टेम्परेचर काफ़ी ठंडा था। वहाँ उन्हें डॉक्टर मे मिलती है। साथ में वो तीनों स्ट्रेचर की तरफ जाते हैं। स्ट्रेचर पर एक बॉडी थी जिसे वाइट कपड़े से ढका हुआ था। कार्लोस पूछता है कि हमें क्या मिला है। डॉक्टर मे कहती हैं कि तुम खुद ही देख लो। डॉक्टर वो वाइट कपड़ा उसके फेस पर से हटाती हैं। ये देखते ही रॉबर्ट गहरी सांस लेता है, बल्कि कार्लोस ने तो 2 सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद कर ली थी, क्योंकि वहाँ पर पड़ी थी मेलिसा की डेड बॉडी। लेकिन उसका चेहरा इनकम्प्लीट था, क्योंकि उसके नीचे वाला जबड़ा पूरी तरह से उखड़ चुका था। डॉक्टर में कहती हैं कि वो फिश हुक विक्टिम के फेस से इतनी सख्ती से जुड़ा था कि हमें उसे निकालने के लिए विक्टिम का लोअर जॉ निकालना पड़ा। रॉबर्ट पूछता है कि तो हमें क्या पता चला है। उसकी ज़बान कटी हुई थी, लेकिन उस शार्क हुक की वजह से नहीं जो उसके लोअर जॉ में घुसा हुआ था, बल्कि एक शार्प टूल से, जैसे कोई नाइफ या सीजर्स, क्योंकि कट बहुत क्लीन था। रॉबर्ट पूछता है कि मौत की वजह क्या थी। डॉक्टर में कहती है कि एक्चुअली कॉम्बिनेशन है। उसकी मौत हुई है दम घुटने से और डूबने से, वो भी अपने ही खून में। ऑटोप्सी में ये भी पता चला है कि जब उसे उस शार्क हुक पर लटकाया जा रहा था वो जिंदा थी। मुझे यकीन है कि विक्टिम उस सुराख की वजह से इतने शदीद दर्द में बेहोश हो चुकी होगी। एनेस्थीसिया के बिना कोई भी इतना दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता। शदीद दर्द और उस अटैक के बावजूद वो उस शार्क हुक की वजह से नहीं मरी। जिस चीज़ ने विक्टिम की जान ली वो था उसका खून, बहुत सारा खून। रॉबर्ट ने पूछा कि किलर ने उसकी ज़बान क्यों काटी। मे ने बताया कि किलर ने सिर्फ ये इसलिए किया ताकि विक्टिम को इतना ज़्यादा दर्द हो कि कोई भी इतना दर्द का अंदाज़ा ना लगा सके। रॉबर्ट को कंफ्यूज देखकर मे कहती है कि जब किलर ने विक्टिम को उस हुक पर लटकाया तो उसका बहुत सारा खून बह रहा था, और जिस तरह से वो लटकी थी उसका सारा खून उसके मुंह के अंदर जा रहा था, जिस वजह से वो खून विक्टिम के लंग्स में घुस रहा था। वो सांस नहीं ले पा रही थी, तो खून को मुंह से बाहर फेंकने के लिए विक्टिम अपनी ज़बान हिला रही थी, लेकिन किलर ने उसकी ज़बान को किसी शार्प चीज़ से काट दिया। इतना दर्द हुआ होगा कि कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता। ये कहते ही मे की आंखों से आंसू आ गए। ऑटोप्सी रूम में एकदम शांति हो गई। कार्लोस ने खामोशी तोड़ते हुए पूछा कि मेलिसा का दम घुटने से पहले वो कितनी देर जिंदा थी। मैंने कहा ज़्यादा देर नहीं, शायद 2 से 3 मिनट, लेकिन हर एक सेकंड उसके लिए कभी ना ख़त्म होने वाला वक्त की तरह होगा। वो दर्द, वो कैफियत, वो सांस लेने की शिद्दत। मैं मेलिसा की तरफ देखती है और कहती है इस लड़की के कुछ आखिरी पल इसकी ज़िंदगी के सबसे दर्दनाक पल थे। कार्लोस पूछता है कि इन सब चीज़ों का ऑर्डर क्या था। मैं बताना शुरू करती है। विक्टिम के सबसे पहले हाथ पैर बांध दिए गए, उसके बाद उसको लिविंग रूम में लाया गया। किलर ने उसके सामने वो शार्क हुक का फंदा बनाया, जिसे देखकर विक्टिम के डर की सीमा नहीं थी। फिर किलर ने विक्टिम को उठाकर उस शार्क हुक में डाल दिया, उसके लोअर जॉ पर। उस वक्त विक्टिम को इतना पेन कभी महसूस नहीं हुआ होगा। उसका खून बहना शुरू होता है, जिससे उसका मुंह पूरा भर जाता है। उस खून से उसका दम घुटने लगता है, तो वो अपनी ज़बान से खून को फेंकने लगती है। तभी किलर उसकी ज़बान पकड़ता है और किसी शार्प ऑब्जेक्ट से ज़बान को काट देता है। खून उसके लंग्स में जाने लगता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। ऑटोप्सी रिपोर्ट लेकर रॉबर्ट एंड कार्लोस लैब से निकलते हैं और अपने यूवीसी डिपार्टमेंट पहुंचते हैं। रॉबर्ट कहता है कि जिस तरह से किलर ने विक्टिम को मारा सभी लोगों के लिए काफ़ी शॉकिंग एंड डिस्टर्बिंग था, और सबसे पहले बॉडी देखने वाली थी मेलिसा की बहन जैनेट लैब। तो सोचने वाली बात यह है कि उसके लिए कितना शॉकिंग होगा। कार्लोस ने कहा कि तुम सही हो, शायद किलर का यही प्लान हो कि बॉडी को सबसे पहले उसकी बहन ही देखे। रॉबर्ट कहता है कि हमें मिस लैंग से मिलना चाहिए। वो दोनों कार में बैठते हैं और रोज हिल पार्क की तरफ निकलते हैं, जहाँ जैनेट अपने हस्बैंड के साथ रहती थी। रॉबर्ट उनके घर पर पहुँचता है और नॉक करता है। एक अफ्रीकन अमेरिकन मैन गेट खोलता है। वो अपना नाम फॉस्टर बताता है। जब रॉबर्ट उसे अपनी आइडेंटिटी बताता है और आने का रीज़न, तो फॉस्टर उसे जैनेट से मिलने से मना कर देता है। फॉस्टर कहता है कि जैनेट अभी तुम्हारे जवाब देने की हालत में नहीं है। उसने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया, वो सिर्फ पूरा दिन रोती रहती है।
रॉबर्ट फॉस्टर को मनाता है और कहता है कि हमें ये पूछताछ करनी होगी। किलर को पकड़ने के लिए ये बहुत ज़रूरी है, वरना ना जाने कितने और खून होंगे। फॉस्टर ये सुनकर रॉबर्ट की बात मान जाता है और उन्हें अंदर आने देता है। रॉबर्ट एंड कार्लोस घर में एंटर करते हैं और लिविंग रूम में वेट करते हैं। वहीं फॉस्टर जेनेट को बाहर लेकर आता है। रॉबर्ट जेनेट की हालत देखकर बता सकता था कि जेनेट इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुकी थी कि शायद ही कभी वो अपनी पुरानी मेंटल स्टेट में वापस आए। वो एकदम टूट चुकी थी। फॉस्टर जेनेट को सोफे पर बिठाता है। रॉबर्ट जेनेट को अपना और कार्लोस का इंट्रोडक्शन देता है। ये सुनते ही वो रोना शुरू कर देती है और अपनी दर्द भरी आवाज़ में पूछती है कि क्या आप लोगों ने उस मॉन्स्टर को पकड़ा। रॉबर्ट कहता है कि हम उसे जल्द ही पकड़ लेंगे। ये सुनते ही वो चिल्लाने लगती है कि 2 दिन हो गए और तुम लोगों ने अभी तक उसे नहीं पकड़ा। उसने मेरी बहन को इतनी बेरहमी से मार दिया और तुम यहाँ बैठकर इंटरव्यू ले रहे हो। दफ़ा हो जाओ यहाँ से और उसे पकड़ो। तभी फॉस्टर खड़ा होता है और जेनेट को शांत करता है एंड बेडरूम में ले जाता है। वो बाहर आकर जेनेट के बिहेवियर के लिए माफ़ी मांगता है और कहता है कि डिटेक्टिव्स, मैंने कहा था। जेनेट कोई भी जवाब देने की कंडीशन में नहीं है। रॉबर्ट एंड कार्लोस सिचुएशन को समझते हैं एंड घर से चले जाते हैं। जाते वक्त रॉबर्ट फॉस्टर को अपना कार्ड देता है और कहता है कि अगर किसी भी तरह की ज़रूरत हो, डोंट हेजिटेट टू कॉल मी। कार की तरफ जाते हुए कार्लोस कहता है कि शायद हमने कुछ ज़्यादा ही जल्दी कर दी जेनेट से मिलने में। वो अभी बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है। रॉबर्ट कहता है कि हम नेक्स्ट वीक आएंगे जेनेट से मिलने। एक आदमी जेनेट के घर के सामने कार में बैठकर रॉबर्ट और कार्लोस को बातें करते हुए देख रहा था। जैसे ही रॉबर्ट और कार्लोस अपनी कार लेकर निकले, वो आदमी अपना फ़ोन निकालता है और कुछ SMS टाइप करता है और सेंड कर देता है। मैसेज सेंड होते ही वो जोर से हंसने लगता है।